हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो मैटर है, हमने पढ़ा था कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब जो भी मैटर होता है, जितना भी मैटर हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, वो सब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होता है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, ये जो डिफरेंस होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ में, इन्हीं की वजह से जो हम अपने अराउंड मैटर देखते हैं उनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे वुड है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होती है, कोई अलमीरा है आयरन की, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होती हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ जो हैं वो 3 हैं, जिसमें से हमें 2 अभी यहीं पढ़ने हैं। 3 लॉज जो हैं वो, उनमें से सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब मैटर में कोई चेंज नहीं आता। जितने रिएक्टेंट्स का मास था हमारे पास, उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये लॉ जो है ये गिवन, दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोजियर इन 1774। ये लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1774 में ये लॉ दिया था। अब इस लॉ का मतलब ये जो ऊपर वाली, ये जो यहाँ पे लिखा है कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये है लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है, और इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब जो प्रोडक्ट्स का टोटल मास है वो रिएक्टेंट्स के टोटल मास के इक्वल होगा। मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो जो मास था हमारे पास रिएक्टेंट्स का, वही मास होगा प्रोडक्ट्स का। नेट मास जो है वो सेम रहेगा, कोई मास में चेंज नहीं होगा। अब इस लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? जैसे ये वाला है, हमें दे रखा है 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड टू फॉर्म 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर हम ये रिएक्शन पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये रिएक्शन हमें बोल रही है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो वो ब्रेक हो गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 ग्राम्स जो हैं वो ब्रेक हो रहा है 56 ग्राम में प्लस x ग्राम में, ठीक है। 100 ग्राम था रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बना है वो कितना है 56 ग्राम CaO प्लस x ग्राम्स CO2, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं दे रखी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें वो क्या कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स का मास होगा, मतलब 56 प्लस x, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट्स के मास के 100 ग्राम्स के। मतलब तो हम यही इक्वेशन यहाँ पे लगा देंगे कि 56 प्लस x जो है वो 100 के इक्वल है, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट्स 100 ग्राम इज़ इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स 56 प्लस x ग्राम्स। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 100 माइनस 56, 44 ग्राम। सो दिस वॉज द सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमसे यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इज़ रिलीज्ड। सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास। इसकी डेफिनेशन देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है केमिकल कंपाउंड से लेके मास तक। अगर आपको अभी इसकी स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो आपको यही लिखना है, यही लॉ लिखना है एज इट इज़, वर्ड टू वर्ड, क्योंकि हम लॉ में कोई चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो लॉ आपको वर्ड टू वर्ड लिखना होगा, उसमें आप अपने आप से वर्ड जोड़ या हटा नहीं सकते। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रपोर्शन बाय मास। रट लेना लॉज को, तो जितने भी लॉज आएंगे ना सबको रट लेना, बिकॉज वो वर्ड टू वर्ड लिखने पड़ते हैं। इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। ये दिया था जोसेफ प्राउस ने 1779 में। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड अगर हमारे पास है, एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल वाटर H2O, इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स इन द सेम मास परसेंटेज।
मतलब अगर हमारे पास एक वाटर कंपाउंड है तो चाहे वो कोई भी वाटर हो कहीं पे भी, वो हमेशा H2O ही होगा, ठीक है। कभी भी वो H3O नहीं होगा या HO2 नहीं होगा, HO3 नहीं होगा, HO नहीं होगा, वो सेम रहेगा H2O। और हमेशा H2O ही रहेगा, मतलब कि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे वाटर है H2O, दूसरी जगह पे वाटर है FeO, तो वो जो FeO है वो वाटर नहीं है, फिर वो कुछ और है, H2O ही वाटर है। तो ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ कि जो कोई भी कंपाउंड होता है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमेशा वही रहते हैं, मतलब जो टाइप है एलिमेंट्स का वो हमेशा वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था। जैसे वाटर का H2O है, मतलब वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो हर जगह वाटर के जो फार्मूला होगा या जो वाटर का कंपाउंड होगा वहाँ हम H2O ही लिखेंगे। और दूसरी बात कि ये रेशो किस रेशो में है, ये 1:8 में, मतलब 2 हाइड्रोजन के। अगर हम मासेस के बेसिस पे देखें तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 है और ऑक्सीजन का मास 16, तो 2:16 मतलब 1:8। और अगर एटम्स के बेसिस पे देखें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मतलब 2:1। तो मास के बेसिस में 1:8, एटम के बेसिस में 2:1, हर जगह ये सेम चीज़ कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये लॉ हमें बेसिकली ये कह रहा है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब सॉरी, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स इन सेम मास परसेंटेज। लेकिन अगर लॉ लिखने को आता है तो आप यही लिखोगे, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रपोर्शन बाय मास। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाटर का एग्जाम्पल ले रखा है। वाटर विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, हमेशा सेम एलिमेंट से बना होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, एक फिक्स प्रपोर्शन में। कौन सी? देखो 2:1, 1 होता है हाइड्रोजन का मास और H2 है, H2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई, रेशो ऑक्सीजन का मास है 16, तो 2:16, 1:8। मतलब जहाँ भी हम वाटर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O और उसकी मास परसेंटेज की रेशो है 1:8। अब इसके बेसिस पे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं? इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड से हमें 1.03 ग्राम कॉपर मिला, बाकी ऑक्सीजन बन गया। सेकेंड केस में 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड से 2.938 ग्राम कॉपर मिला और बाकी दोबारा ऑक्सीजन बन गया। अब इसमें हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ वेरीफाई करना है कि अब इस एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई करो कि ये केमिकल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कर रहा है फॉलो, ये उस लॉ को ब्रेक नहीं कर रहा। देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें दे रखा है मास ऑफ CuO 1.288, CuO है 1.030, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अगर हम यूज़ करें तो उससे हमें ऑक्सीजन का मास मिल गया 0.258 ग्राम, इन दोनों को माइनस कर दिया बस। और सिमिलरली सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी जो मास ऑफ O2 हमने नहीं दे रखा था, हमने CuO में से Cu माइनस करा तो O2 का मास आ गया। अब रेशो निकालनी है, तो रेशो क्या होगी? मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि कॉपर पहले आता है ऑक्सीजन बाद में, CuO है ना, तो Cu का ऊपर ऑक्सीजन का नीचे। Cu का मास हमें दे रखा है 1.030, ऑक्सीजन का दे रखा है 0.258, तो रेशो आ गई 4:1। अप्रॉक्सीमेटली ये 4:1 के इक्वल होगा, पूरा कट नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड में 2.938 अपॉन 0.734, इसको सॉल्व करना, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 4:1 के इक्वल आएगा। मतलब अगर इन दोनों को जैसे हम डिवाइड करते हैं ना 1.030 अपॉन 0.258 या फिर RHS में 2.938 अपॉन 0.734, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा कुछ ऐसे ही आएगा कि 3.9 या 3.8, तो हम उसको रेशो को राउंड ऑफ करके 4:1 लिख सकते हैं। तो दोनों केसेस में 4:1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये लॉ जो है ये वेरीफाई हो गया कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, एट लास्ट जो आपके पास रेशो निकलेगा वो हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बट फेल्ड थ्योरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है पूरी फेल्ड है, कुछ पॉइंट्स सही हैं बट बीच में कुछ पॉइंट्स गलत हैं, जिसकी वजह से हम इसे फॉलो नहीं करते ज़्यादा। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, यह चीज़ याद रखना, ये एक थ्योरी है,
मतलब इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं दिया था डाल्टन ने बस ये एक थ्योरी लिखी थी, कोई इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। क्या थ्योरी लिखी थी उसने? ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितना भी मैटर है हमारे आसपास वो सारा छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। दूसरा, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। थर्ड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। 10 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है, साथ साथ चलते रहना। एटम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलग अलग एटम्स होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जितने भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आयरन है तो आयरन के सारे एटम्स Fe सब सेम होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका अलग अलग मास, साइज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब बताया इन्होंने कि एटम्स कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट का एटम, ऑक्सीजन एक एलिमेंट का एटम, दोनों मिले H2O बना। H2 क्या है? H2O क्या है? एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। 8, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड में और जो काइंड ऑफ एटम है किसी भी कंपाउंड में वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे अभी वाटर का ही मान लिया हमने H2O, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, नंबर भी सेम है और काइंड भी सेम है कि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। एटम्स ओनली कंबाइन इन होल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो है वो हमेशा होल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे ही कंबाइन करते हैं, कभी भी हाफ मॉलिक्यूल या हाफ एटम या 3/2 एटम फ्रैक्शन में या डेसिमल में कभी नहीं आते, होल नंबर्स में आते हैं। लास्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ये बात भी सही है कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है वो एक जगह CO भी बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जगह CO2 भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ सही बोली थी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें गलत थी मैं पहले आपको यहीं बता देता हूँ क्या क्या गलत था, उसके बाद फिर डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एक तो इनका ये वाला पॉइंट कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड गलत था, हम एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड, उनका ये वाला पॉइंट कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये वाला 5th एंड 6th पॉइंट ये गलत था। अब इसकी करेक्शन क्या थी वो देखते हैं। फर्स्ट करेक्शन ये थी कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हमने एटम्स को डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में, जिसने डाल्टन की थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उसने क्या कहा था कि सारे एटम्स का जो मास होगा या फिर जितने भी एटम्स होंगे एक एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे। बट ये फेल हो गया क्योंकि जैसे क्लोरीन का एग्जांपल मान लो, क्लोरीन के 2 अलग अलग एटम्स होते हैं, एक एटम होता है जिसका मास 15 होता है, एक होता है जिसका मास 17 होता है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। इनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। और सेकंड मतलब लास्ट वाला थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव द सेम एटॉमिक मासेस, कि अलग अलग एलिमेंट्स के भी सेम मास हो सकते हैं जिन्हें हम आइसोबार कहते हैं। तो आइसोटोप्स क्या हो गए? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, और आइसोबार्स क्या हो गए? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। तो इनकी डेफिनेशन भी साथ साथ याद कर लेना। और ये हो गई डाल्टन की थ्योरी, उसके ड्रॉबैक्स और उसकी करेक्शन। तो इसके साथ हमने चैप्टर 3 का काफ़ी पार्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर कर लेंगे।